तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 2 है 11th क्लास का। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। बाकी के टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो क्वांटम नंबर्स आपने पढ़ा था पहले, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा था ऑफ एटम। ठीक है, उससे फिर हमने क्या किया, क्वांटम नंबर्स लिए हैं। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका एटम के अंदर है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसा नहीं है कि सर्कुलर ऑर्बिट में एक प्लेनर मोड में ही घूमता रहेगा। आपको पता है क्या, 3 डायमेंशनल स्पेस है और रिवॉल्व करता है। ठीक है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है मिलने की। तो क्वांटम नंबर्स जो हैं, क्वांटम नंबर्स हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कब कहाँ किस ऑर्बिटल में, किस शेल में, किस सब शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिसकी वजह से जो हमें बताएंगे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स हैं बच्चों, 4 क्वांटम नंबर्स हैं। टोटल हैं 4 क्वांटम नंबर्स जो हमें क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएंगे। अगर कोई पर्सन है, सिंपल हम पूछते हैं भाई पर्सन किस कंट्री का है ये, तो आप कहोगे भाई हम सपोज हम इंडिया के हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ का है बंदा, इंडिया का है। अब इंडिया में तो इतने सारे स्टेट्स हैं, किस स्टेट का है तो हम उसका स्टेट बता देंगे उस बंदे का, कि या तो पंजाब से है, हरियाणा से, एमपी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंट्री पता चल गई, स्टेट पता चल गया। अब कहेंगे स्टेट भी बहुत बड़ा है तो उस किस डिस्ट्रिक्ट से है, उसकी क्या लोकेशन है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, हम इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कि भाई किस शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, आपने पढ़ा था ना बोहर के ऑर्बिट्स थे, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो यानी कि ये किस शेल में, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ऑर्बिट फर्दर किस में के अंदर, ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होती हैं। तो चलो ये तो ठीक है कि ऑर्बिट में पता चल गया है, लेकिन किस ऑर्बिट के किस सब शेल में है, फिर फर्दर हम पढ़ेंगे कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, किस ऑर्बिटल में है, और फिर स्पिन क्या है उसकी। तो ये समराइज कर दिया। तो 4 क्वांटम नंबर्स जो आपके पास हैं, तो आपको क्या बताएंगे, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, किस शेल से बिलोंग कर रहा है, क्या उसकी ओरिएंटेशन है, जिस ऑर्बिटल में उसकी शेप कैसी है, उसकी स्पिन क्या है, प्लस माइनस हाफ। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब देखो, अब ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं, 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं ये कौन कौन से हैं आपके। तो फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करेंगे, और ये हमें क्या बताएगा, साइज के बारे में बताएगा। आपने बोहर ऑर्बिट पढ़ा था, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व कर रहे थे, ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्बिट ही क्या है, ये आपकी शेल है। तो इसे आप कैसे डिनोट कर सकते हो, 1 2 3, n क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और k l m n o p एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी कि ऑर्बिट की क्या साइज है, किस शेल में है। अब देखो, अगर n की वैल्यू 1 है तो किस शेल में है, फर्स्ट शेल में है आपका इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में है। n की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट में है, या फिर थर्ड शेल में है। हम शेल वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमें ये साइज के बारे में कैसे बताता है, जब आपने बोहर मॉडल पढ़ा था तो आपको पता था कि किसी भी ऑर्बिट का साइज या रेडियस कैसे निकालते हैं, 0.529 n² अपॉन z
एंगस्ट्रॉम ऐसे निकालते थे ना आप लोग। तो n की वैल्यू यानी कि शेल की या ऑर्बिट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती थी तो आपका रेडियस भी क्या होता था, बढ़ता था, यानी कि साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो साइज के बारे में कैसे पता चला है हमें, बहुत रेडियस ही है ये। और हमें किसके बारे में पता चलता है इससे, एनर्जी के बारे में भी पता चलता है। एनर्जी तो बच्चों आप लोगों को मालूम था, कैसे निकालते हैं। सपोज 13.6 Z² अपॉन n², ये किसमें थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसे निकालते हो ना आप लोग। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि तो डिनोमिनेटर में है, n बढ़ेगा तो e घटेगा। बच्चों ये माइनस में है, ठीक है, माइनस वैल्यू घटेगी, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप और क्या कह सकते हो कि जब n बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो साइज क्या होगा, बढ़ रहा है आपका, और एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये नेगेटिव साइन में है। अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट या इन ए शेल, वो निकालोगे आप 2n² से। ठीक है, तो अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट है या फर्स्ट शेल है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 1² यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड ऑर्बिट में दिख रहा है ना आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 2² यानी कि 8 हो जाएंगे। थर्ड के केस में क्या होगा आपके पास, 2 × 3² यानी कि 9 यानी कि 18। फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे 2 × 4² यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला क्वांटम नंबर है जिसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और इट टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिट और शेल। ठीक है, साइज बता दिया है, जैसे n इंक्रीज होगा साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और हमें एनर्जी के बारे में भी इससे पता चलता है। ठीक है, एनर्जी n की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका एनर्जी भी बढ़ जाएगी क्योंकि नेगेटिव साइन में है। अब आपको बता दिया कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्मूले से निकालोगे, 2n² से। इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टेल अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा ये बोर्ड आपको क्लियर नजर आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि अच्छे से क्लीन हो नहीं पा रहा। सेकंड है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सबसिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। अब ये क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है, शेल का तो पता चल गया, शेल का हमें पता चल गया n से। ठीक है, क्वांटम नंबर सेकंड है स्मॉल l, ये हमें बताएगा कि किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हैं, यानी शेल के अंदर क्या है, फर्दर सब शेल्स हैं। तो ये हमें किससे पता चलेगा, स्मॉल l एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर से। तो ये l हमें बता रहा है सब शेल्स के बारे में। ठीक है,
और किसके बारे में बता रहा है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। देखो कैसे बता रहा है, अभी देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है स्मॉल एल की वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to n-1 तक। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या आपकी स्मॉल एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो सकती है? 0 होगी? सोच के बताइए। क्या था? न्यूक्लियस था, उसके अराउंड क्या थे? ऑर्बिट्स थे। फर्स्ट को हमने 1 दिया, 2 दिया, 0 का मतलब क्या है? n 0 नहीं हो सकता, न्यूक्लियस ही है वो। ठीक है, उसके बाद n1 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, ये होता है। लेकिन L की वैल्यूज है वो 0 से लेके n-1 तक होंगी आपकी। अब देखिए, अगर आपकी वैल्यू n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यूज कितनी होंगी? 0। भाई n-1 तो होगा ही नहीं, तो 0 ही होगी। इफ n इज इक्वल्स टू 2 तो L की वैल्यूज क्या होंगी? 0 और 1। ठीक है, n-1, 2-1, 1, तो 0 से लेके n-1। n की वैल्यू 3 है तो क्या वैल्यूज होंगी L की? 0, 1, 2। n 4 है तो L क्या होगा? 0, 1, 2, 3 अप टू n-1। n-1 3 है आपका। ठीक है, अब ये देखिए, एक चीज हम बता रहे हैं हम लोग को, L की वैल्यूज जो होंगी उनके बेसिस पे आप क्या बता सकते हो कि कौन सी सब शेल है। अगर L की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, L की वैल्यू 0 मतलब S सब शेल। ठीक है, L 0 है तो कौन सी सब शेल होगी? S सब शेल। L की वैल्यू 1 मतलब P सब शेल, 2 D सब शेल और 3 F सब शेल। 4 के लिए G भी होता है। ठीक है, अब देखो SPDF, ये किस बेसिस पे इनको SPDF बोला गया? S स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, D किसके लिए है? डिफ्यूज्ड के लिए, F से क्या है? फंडामेंटल। ठीक है, इतना क्लियर है? 0 S 1 P 2 D 3 F। अब यहां देखिए, n के लिए जब 1 है, L 0 है, तो कौन सी सब शेल है? केवल फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 1s सब शेल है। ठीक है, सेकंड शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हैं? 2 सब शेल है, तो 2 तो हमने लिख लिया। अगर 0 होगा तो हम क्या लेंगे? S, और 1 होगा तो हम क्या लेंगे? P। अगर ऑर्बिट आपका शेल आपका 2 है, सेकंड सब शेल है, तो उसके अंदर 2 फर्दर सब शेल्स हैं, 2s और 2p। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स हैं आपकी। ठीक है, कौन कौन सी? 0 फॉर S, P, सॉरी हाँ P, 2 किसके लिए आता है? D, तो 3D। फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल्स हो गई। कौन कौन सी? 4s, 4p, 4d एंड 4f। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये देखो 0 1 2 3 आपको पता चल गया। अब फर्स्ट शेल में टोटल सब शेल का नंबर कितना आ रहा है? 1। सेकंड सब शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर कितनी सब शेल दिख रही हैं? 2। कौन कौन सी? 2s और 2p। थर्ड शेल में कितने सब शेल्स दिख रही हैं? 3, 3s, 3p, 3d। सिमिलरली फोर्थ शेल में, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी सब शेल्स दिख रही हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4। तो किसी पर्टिकुलर शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ सब शेल्स n के बराबर ही होता है। n 1 है तो सब शेल भी 1 है, 2 है तो सब शेल 2, 3 और 4। इतना क्लियर हो गया? अब ये देखो,
आपके पास कोई सबशेल है, उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो वो कैसे निकालोगे? 2 × 2l+1 से निकालोगे। ठीक है, देखो 2 × 2l+1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल, 2 × 2l+1। देखो अगर आपके पास l की वैल्यू 0 है तो उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? 2 × 0+1 यानी कि 2। l कितना है? 1। अगर l आपके पास 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 × 2+1 3 × 2 6। ठीक है, l 0 किसके लिए था? s सब शेल के लिए। 1 किसके लिए होता है? p सब शेल के लिए। और l = 2 यानी कि d सब शेल। ठीक है, d सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप? 2 × 2l+1, l कितना है d के लिए? 2, तो 2 × 2+1 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। और सिमिलरली आप f के लिए अगर निकालते हो, f के लिए अगर निकाल रहे हो तो l क्या है? 3 है f के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 × 2l+1 यानी कि 2 × 3+1 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया आपको सेकंड क्वांटम नंबर? फर्स्ट क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको शेल या ऑर्बिट के बारे में बता रहा था। ठीक है, सेकंड है आपका l यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये आपको सबशेल्स के बारे में बता रहा है कि किसी शेल में कितनी सबशेल्स होंगी। फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल होगी, कौन सी? 1s। सेकंड शेल में 2 सबशेल्स होंगी। और वैल्यू कैसे निकाली? 0 से लेके n-1 तक की सारी वैल्यूज लिखनी है। अगर n ही 2 है तो कौन कौन सी वैल्यू? 0 और 1। 0 के लिए 2s, 1 के लिए 2p। सिमिलरली इफ n = 3 then we have 3 further subshells, 3s, 3p, 3d। 4 के लिए 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन ए शेल = n। जितनी शेल है उतनी सबशेल्स होंगी। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो? 2 × 2l+1 से। तो अगर s सबशेल है तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। p सबशेल में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? और ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल देखो, ये आया आपके पास sp-df। एक काम करते हैं, मैग्नेटिक वाला पढ़ा देते, तब आपको शेप के बारे में थोड़ा बता देंगे। बाकी शेप अलग से हम एक अलग टॉपिक कवर करेंगे, ये जब कंप्लीट हो जाएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। तो थर्ड है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2 हो गए शेल और सबशेल। अब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या है? देखो बच्चों, आपको पता था, अभी आपने बोहर मॉडल पढ़ा है। बोहर मॉडल में क्या पढ़ा था? लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था हाइड्रोजन का। ठीक है, कि इसमें लाइंस होती हैं, अलग अलग लाइंस होती हैं। फिर आपको उसकी शॉर्टकमिंग्स बताई थी क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये लाइंस की स्प्लिटिंग फर्दर हो जाती है। ऐसे नहीं होती है, मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। यानी कि जीमन इफेक्ट याद है आपको? स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस जीमन इफेक्ट को समझने के लिए ही हमने नेक्स्ट क्वांटम नंबर दिया, कौन सा?
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन है जब अपनी ऑर्बिटल मोशन करता है, यानी कि ऑर्बिटल मोशन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल है, मोशन में है, इसके एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो फर्दर क्या जनरेट करेगा, इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का इलेक्ट्रॉन का है। जब एक्सटर्नल हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनमें कुछ इंटरेक्शन होगा, तो जो आपकी सबशेल है वो एक प्रेफर्ड या प्रेफरेबल कोई ओरिएंटेशन बना लेती है खुद की। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल्स बोल देते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो इसका कुछ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो फर्दर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और क्या होगा, इस इंटरेक्शन से जो आपकी कोई सबशेल्स थी ना जो चार पढ़ाई थी अभी, वो एक प्रेफरेबल पोजीशन ले लेती है, प्रेफरेबल ओरिएंटेशन ले लेती हैं, जिनको हम ऑर्बिटल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो सबशेल के बाद हमें किसके बारे में पता चल रहा है, ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन के बारे में। अब देखो इसकी वैल्यूज कैसे निकालोगे। m की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं -l से लेके +l, और आपको बीच में 0 भी लेना है। m की वैल्यूज होंगी -l2 + l इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अगर l आपका 0 है, l 0 किसके लिए होता है, आपके s सबशेल के लिए, तो m भी क्या हो जाएगा 0, भाई -0 तो नहीं होगा ना, l की वैल्यू 0 है तो m भी 0 है। इफ l इज इक्वल्स टू 1, ये किस केस में होता है, p सबशेल की केस में होता है। तो m की वैल्यूज क्या होंगी, -l यानी कि -1 0 +1, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि, अच्छा चलो एक और केस ले लेते हैं, इफ l इज इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यूज क्या होंगी, -2 -1 0 +1 +2, -l से लेके +l और बीच में 0 भी आना चाहिए। 2 किसके लिए होता था, d सबशेल के लिए। इसी तरह आप l इक्वल्स टू 3 के लिए लिख सकते हो, अगर l क्या है आपका 3 है, तो बच्चों m क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, और ये होता है f के लिए, f सबशेल के लिए। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखो ये क्या है, ऑर्बिटल सी तो है, सबशेल ने कुछ ओरिएंटेशन ले लिए, क्या बोला, ऑर्बिटल सी तो बोला, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, s के लिए एक ही ऑर्बिटल है आपका, ठीक है। p सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, -1 0 +1, ठीक है। d सबशेल में टोटल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं, देखो, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। अब उन्हें ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5, इनकी वैल्यू क्या है, -2 -1 0 +1 +2। इसी तरह f सबशेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे, -1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखो इतना क्लियर हुआ, ऑर्बिटल समझ में आ गए। सबशेल, पहले शेल थी हमारे पास, शेल से क्या निकाली, सबशेल। कैसे वैल्यूज निकालते हैं, 0 से लेके
n-1 तक की वैल्यूज। तो हमारे पास अलग अलग सब शेल्स आ गई थी 1 2 जिनकी वैल्यू थी 0 1 2 3। अब इन सब शेल में हमने क्या निकाल लिए, ऑर्बिटल्स निकाल लिए। s के लिए एक ही ऑर्बिटल है, p के लिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, d के लिए 5, f के लिए 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो बच्चों ये जो s ऑर्बिटल आपका होता है उसकी शेप होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल क्लाउड होता है इसका, ठीक है। p के लिए शेप होती है डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, ये शेप है उसकी। यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है डम्बेल शेप। d की होती है डबल डम्बेल, 2 डम्बल्स होंगे उसमें, डबल डम्बेल। ठीक है। और f की कॉम्प्लेक्स होती है, f पे ज्यादा जोर नहीं देना आपको। SPDF सब शेल पता चल गई, ऑर्बिटल्स पता चल गए। तो m हमने के बारे में क्या बता रहा है हमें, ऑर्बिटल्स, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब देखिए s का तो एक ही ऑर्बिटल है, p सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स आए हैं। वो कौन कौन से हैं, px, py, pz। ठीक है, ये अभी पढ़ाएंगे जब शेप पढ़ाएंगे कि इनकी एक्सिस किस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग px, py, pz दिया है। d के लिए जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। f के लिए 7 है, वो fx³ yv³ होता है, वो आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही समझ लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या था, 2 × 2l+1। और किसी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे निकालोगे, ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं वो आप निकालोगे 2l+1 से। सिंपल। देखिए l अगर 0 है तो कितना ऑर्बिटल आया, 1। l अगर 1 है तो 2 × 1+1 3, तो ये रहे 3 p के 3। l क्या है, 2 है, तो कितने ऑर्बिटल्स आए, 2 × 2+1 5 ऑर्बिटल्स, तो ये रहे आपके पास d के 5 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली इफ l = 3 तो आपके पास आ जाएंगे 7 ऑर्बिटल्स, ये रहा f के 7 ऑर्बिटल्स। ये सब क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, ठीक है। अब हमें शेल पता चल गया, n से l से पता चला सब शेल, m से पता चला ऑर्बिटल। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए नेक्स्ट है बच्चों आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स के अराउंड या न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करता ही है, साथ साथ अपनी स्पिन पे भी रिवॉल्व करता है। स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन की, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो ये अपनी स्पिन के अराउंड भी इस तरह से मोशन करेगा और न्यूक्लियस के अराउंड भी मोशन करेगा। जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है और साथ साथ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करेगी। इसी तरह हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता रहता है साथ साथ, और इस ऑर्बिट में मोशन के अलावा, यानी कि ऑर्बिटल मोशन भी होती है और अपनी स्पिन की भी इसकी खुद की मोशन होती है। तो जब ये स्पिन
क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्पिन के राउंड भी रोटेट करेगा तो इसका कुछ क्या होगा, कुछ मोमेंटम होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि कुछ डायरेक्शन होती है। तो इसकी जो ओरिएंटेशन होगी, इसकी ओरिएंटेशन को बताने के लिए ही स्पिन क्वांटम नंबर है। तो दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है बच्चों, उन दो पॉसिबल ओरिएंटेशन को इस अप और डाउन साइन से दिखाया गया है, ठीक है। और वैल्यूज में क्या दिया गया है, प्लस माइनस हाफ स्पिन के लिए, यानी कि अगर आप अप स्पिन को ले रहे हो प्लस हाफ, तो डाउन स्पिन को क्या लोगे, माइनस हाफ। यानी कि अगर आप रोटेशन को क्लॉकवाइज ले रहे हो प्लस हाफ, तो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये फिक्स नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हो। अब देखो, एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप उनको सेम स्पिन का नहीं बता सकते हो। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, ताकि एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर सके, कैंसिल कर सके, नलीफाई कर सके। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो, हमने एक बीच में क्या पढ़ा था, ये एस क्या बता रहा है, हमें स्पिन बता रहा है, प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। जब एल सबशेल के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि एल एजीम्यूथल एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था, तो बच्चों एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये H अपॉन 2 पाई बाहर है इस रूट के। तो आपके पास S ऑर्बिटल है, S सबशेल है, ठीक है। उसके लिए अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो S के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0, तो उसका मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। P है आपके पास, तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ है, सपोज P के अंदर है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, P के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1, तो L इंटू एल प्लस 1 फॉर्मूला है H बाय 2 पाई, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई रूट 2 H अपॉन 2 पाई, ठीक है। D के लिए निकाल सकते हो, D के लिए L कितना है, 2, तो इस फॉर्मूले में रख दो, अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6 H अपॉन 2 पाई। F के लिए भी आप ऐसे निकाल सकते हो, F होता है L इक्वल्स टू 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, 3 प्लस 1 4 3 12 रूट 12 H अपॉन 2 पाई, ठीक है। H अपॉन 2 पाई को कभी कभी H क्रॉस भी लिख सकते हैं, ये है H क्रॉस, ये किसके बराबर होता है, H अपॉन 2 पाई, तो इसे और कैसे लिख सकते हो, रूट 6 H क्रॉस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम समझ में आया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, चारों के चारों क्वांटम्स नंबर समझ में आ गए। अब इन्हें समराइज कर रही हूँ, ध्यान से देखो। देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था N L M S, प्रिंसिपल एंगुलर या एजीम्यूथल मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज के बारे में बता रहा था, शेल बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ेगा। एंगुलर क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, शेप, कि S की शेप कैसी है, P की क्या है, D की क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा था ओरिएंटेशन, और स्पिन तो आपको पता है, स्पिन बता रहा था प्लस माइनस हाफ, यानी कि क्लॉकवाइज या
एंटी क्लॉकवाइज, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। इसे n से डिनोट करते हैं, LMS। n तो सिंपल है ही, l की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, 0 से लेके n-1 तक की वैल्यूज। m की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। और इसकी तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, +12 या फिर -12। क्लियर हुआ। अब देखो, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देती हूँ सब में कैसे कैसे निकालते हैं। यहां से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, किसी शेल या किसी ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, 2n² से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल वो होता है n²। अब देखो, नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल, किसी पर्टिकुलर शेल में कितनी सब शेल्स हैं, वो n के बराबर है। कैसे, अभी एग्जांपल लेके समझा दूंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल, वो कैसे निकालते, 2 × 2l + 1 से। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं वो कैसे निकालते हो, 2l + 1 से। किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में तो बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उनकी भी स्पिन कैसी होनी चाहिए, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। अब ये देखो कैसे कैसे आया है। अगर n है 2, सेकंड शेल में कौन कौन सी सब शेल है, 2s और 2p, ठीक है। तो सब शेल का नंबर कितना है, n के बराबर, n 2 है तो सब शेल में कितनी है, 2। आपको पता है 2s में एक ऑर्बिटल है, p में कितने हैं, 3। तो अगर n 2 है तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कि n², ठीक है। अब ये देखिए, टोटल s सब शेल है, s सब शेल, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 2 × 2l + 1 से। अभी निकाल के दिखाया कि 2 आते हैं, p में कितने आते हैं, 6, d में कितने हैं, 10, f में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ऑर्बिटल्स इनके हाफ कर दो, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो s में एक ऑर्बिटल, p के 3, d के 5 और f के 7। 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज आपको पता ही हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। समझ में आ गया ये सारा का सारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इन पे 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो बच्चों अल्टीमेटली क्या बता रहा है, एड्रेस ही तो बता रहा है। कैसे एड्रेस बता रहा है, देखो आपसे कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन है आपका 4s में, ठीक है, 4s इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखो। तो लिख के दिखाए, ये जो 4 है ये तो क्या है, n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0, m की वैल्यू कितनी होती है, 0, और स्पिन कितनी होती है, +12, -12 भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 4p है आपके पास, सिंपल 4p है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, 4p में, तो n 4, l की वैल्यू कितनी होगी,
4p है। p के लिए l कितना होता है, देखो 0 1 2 SPD, तो l कितना है 1। m क्या हो सकता है, m की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है या +1 हो सकता है। और स्पिन कितनी हो सकती है, या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। क्लियर है। अब ये देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो। चाहे ये तीनों सेम हो जाएं, पर स्पिन तो हमेशा अलग ही होगी। कैसे कि सपोज आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है 4s में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से 2, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n 4 है, l क्या है 0, m भी क्या है 0, लेकिन इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्या है +½ और इसके लिए क्या होगी -½ तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एड्रेस ही तो हुआ फाइनली, समझ में आ गया। अभी तो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, उन्हें करके देखो आप लोग, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन 4th शेल। फोर्थ शेल है आपकी, यानी कि n क्या है 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं। ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं हम, n² से, तो 16 ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन पूछता तो इलेक्ट्रॉन कैसे होता 2n² से, तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 32। ठीक है, आपसे पूछ लेता सब शेल बताओ। सब शेल तो पता है 4 के अंदर कौन कौन से सब शेल है, 4s 4p 4d 4f, पता ही है। जितना n है उतनी सब शेल, तो 4 सब शेल। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वैल्यूज में लिख रही हूँ, आपको बताना है कि ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, वैल्यूज लिख रहे हैं फर्स्ट के लिए n = चलो क्लियर कर देते हैं पहले से। कुछ पॉसिबल वैल्यूज में लिख रही हूँ, आपको बताना है कि ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल है या नहीं है। -½ ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, आपको इनके ऑर्बिटल्स बताने और निकालने हैं, और ये बताना है कि ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे कि नहीं। ट्राई करके देखो फटाफट, कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, है ना। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट जो एजीम्यूथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो हमें क्या बताता है, शेल बताता है। ठीक है, तो शेल कौन सी है, सेकंड शेल है। सेकंड शेल है, n = 2 है, तो l क्या है 0, 0 किसके लिए आता है, s के लिए, तो 2s। s के लिए 0 है, तो m की वैल्यू क्या पॉसिबल थी 0, लेकिन m की वैल्यू क्या दे रखी है -2, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, n = 1 यानी कि फर्स्ट शेल है, तो l क्या है 1, ये पॉसिबल होगा। 1 क्या होता है p, 1p होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यूज होंगी 0 से लेके n-1, यानी कि l की वैल्यू सिर्फ 0 ही पॉसिबल थी, तो ओनली 1s पॉसिबल है, 1p पॉसिबल नहीं है। ये भी हट गया। नेक्स्ट करो, n = 4 यानी कि फोर्थ शेल है, l क्या है 4, g बता देती हूँ, चलो g का मैंने बताया नहीं है, 3 कर लेते हैं। 4 होता तो g हो जाता। देखो l 3 किसके लिए आता है, 0 1 2 3 s p d f 4f। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज हैं,
m की वैल्यूज दे रखी हैं -1, तो पहले देखो -1 पॉसिबल है? m की वैल्यूज होती है -l से लेके +l और बीच में आना चाहिए 0। तो जब f कितना है, l कितना है 3, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +1 आ रहा है, -1 यस, स्पिन -12 तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है n = 2, l 0 m 0 s ½ देखो 2 l 0 किसके लिए आता है? s के लिए m की वैल्यू भी क्या होगी? 0 और स्पिन क्या होगी उसकी? +12, तो ये पॉसिबल है। n = 3 l = 2 m = -1 s = -12। n = 3 थर्ड शेल है, l = 2, 2 किसके लिए होता है? d के लिए, 3d। अगर 2 है तो m की वैल्यू -1 पॉसिबल है? m की वैल्यूज पॉसिबल कौन कौन सी हैं l = 2 के लिए? -2 -1 0 +1 +2, तो -1 पॉसिबल है और स्पिन भी पॉसिबल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 1 फर्स्ट शेल, l = 1 किसके लिए आता है? p, तो 1p फिर से पॉसिबल नहीं है इसी की तरह। अच्छा, अगर मैं यहाँ 4 लिख दूं जैसे क्वेश्चन में पहले था, n = 4 l = 4, ये पॉसिबल है? n अगर 4 है तो l की वैल्यूज कितनी होंगी? 0 से लेके n-1, तो इसकी एक्सेप्टेबल वैल्यू कितनी हो सकती है? हाईएस्ट 3, यहाँ क्या है 4, तो l अगर 4 है तब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अच्छा, किसी क्वेश्चन में लिखा है n = 1 3 l = 0 m = 0 s = +1, ये पॉसिबल होगा? n 3 है यानी कि थर्ड शेल, l 0 मतलब कि s के लिए m की वैल्यू 0 है, लेकिन स्पिन कितनी दे रखी है? +12। इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल जो हम पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं वो उनके लिए पॉसिबल है, बट जनरली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपका क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुका है। 4 क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े हैं, NP, NL, MS, N स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, L फॉर एजीम्यूथल और M मैग्नेटिक, S से स्पिन। अब आपको इलेक्ट्रॉन का पता चल गया है, कब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या उसकी स्पिन होगी। ये क्लियर हुआ बच्चों? अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। आपने ये तो सिंपल पढ़ लिया कि S की स्फेरिकल शेप है, P की क्या है? डम्बल, D की क्या है? डबल डम्बल, F की क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बस आप उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे कि चलो इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता चल गया है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को पढ़ेंगे, कैसे फिलिंग करनी है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकें। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। ओके, आज के लिए इतना ही है।